नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन कुमारी और आपका स्वागत है ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में। प्रिया जल्दी चलो, आज शहर के सबसे बड़े शोरूम से तुम्हारे लिए करवा चौथ की साड़ी खरीदनी है। शोरूम में प्रिया अपने बूढ़ी सास को मालिक की घूमने वाली कुर्सी पर और गले के पास बैठा हुआ देखती है तो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, बुढ़िया तू शोरूम के मालिक की कुर्सी पर क्यों बैठी है? लगता है गले के पैसे चुराने के लिए बैठी है। और इतने दिन से कहाँ गायब थी? घर चल, तेरे अच्छे से खबर लेती हूँ। खबरदार भाभी जी, जो मेरी माँ से कुछ भी उल्टा सीधा करने की हिम्मत की, क्योंकि जिस शोरूम में तुम शॉपिंग करने के लिए आई हो, यह पूरा शोरूम मेरी माँ का है। सरस्वती की बात सुनकर प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। बहू, मेरी बेटी को मत मारो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। ठीक है बुढ़िया, आज तो छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे से अगर मेरी बात टालने की कोशिश की तो तुझे पता है इस घर में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोगों को इस घर से निकलने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। एक तो तुम लोगों को अपने घर में रख रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से तुम लोगों को खाना भी खिलाऊं। अभी तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत हैं, जा करके कुछ काम धाम देखो और कुछ पैसे कमा कर लाओ, तभी मैं इस घर में तुम्हें रखूंगी। बेटा, तुम्हारे कहने से मैं 2 दिन से अपने लिए काम ढूंढने जा तो रही हूँ, लेकिन मुझ बुढ़िया को कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। यह मेरी उम्र है, क्या कोई काम करने का? लोग तो मुझे देखते ही काम देने से मना कर देते हैं, और इस बुढ़ापे पर मैं काम भी क्यों करूँगी? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ। अब बताओ, मैं बाहर जाकर क्या काम करूँगी? मुझे नहीं पता। किसी के घर में जाकर झाड़ू लगाओ, बर्तन धो लो, कुछ भी करो, चाहे सड़क पर जाकर भीख मांग लो, लेकिन घर में पैसे कमा कर लाओ, तभी मैं तुम दोनों माँ बेटी को अपने घर में रखूँगी। बहुत दिन तो माँ बेटी को फोकट में खिला दिया, अब अगर खर्चे के लिए पैसे कमा कर नहीं दोगी तो इस घर से निकाल फेंकूंगी। ठीक है, मैं आज फिर से अपने लिए कुछ काम देखने के लिए जाऊंगी, लेकिन मेरे जाने के बाद तू मेरी बेटी को मारेगी नहीं, यह वादा करो। दरअसल लता देवी की बेटी सरस्वती विकलांग है। बचपन में उसको फालिस मार गया था, जिसकी वजह से ठीक से चल भी नहीं पाती है। वह बोकर की मदद से चलती है। जब उसको फालिस मारा था, उसकी 1 साल पहले ही लता देवी के पति की मृत्यु हो गई थी। वह अपने बहू बेटे के घर में आकर रहने लगी थी, क्योंकि घर पर खाने पीने का और घर चलाने का कोई भी जरिया नहीं था। जब बेटी को लकवा मारा था तो लता देवी ने बार बार अपने बेटे से जिद करके डॉक्टर के पास दिखाने के लिए कहा था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर इनका सही तरीके से साल भर तक ही इलाज चलेगा तो यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, नहीं तो इसी तरह से पूरी जिंदगी लंगड़ा कर चलती रहेगी। लेकिन बेटी बहू ने सरस्वती के इलाज के लिए पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हारे खर्च भी उठाऊं और तुम्हारी बेटी का इलाज भी कराऊं। घर में रहकर 4 रोटियां खा रही हो, यही बहुत है, और रहने के लिए छत दे रही हूँ, यही एहसान मानिए। लता देवी के बहू बेटा 1 नंबर की स्वार्थी और लालची हैं। उन दोनों को पैसों के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, यहाँ तक कि अपनी माँ और बहन भी नहीं दिखाई देता है। बहू बेटे अपनी माँ और बहन को 2 वक्त की रोटी तो देते थे, लेकिन वह भी उनको खलती थी। इसके बदले में वह लता देवी से पूरे घर का काम करवाते थे।
और लता देवी करती भी क्या, बुढ़ापे की उम्र में अपनी विकलांग बेटी को कहाँ लेकर जाती। इस बुढ़ापे पर उन्हें सहारा देने वाला भी कोई नहीं था। अपने बहू बेटे के घर में अपमान सहकर रहने लगी। इतने बड़े घर में लता देवी की बहू ने उन्हें और उनकी बेटी को रहने के लिए सबसे पीछे का एक कमरा दिया है, जिसमें उसने स्टोर का सामान भी रखा हुआ है। बहुत सारा कबाड़ भरा हुआ था। कमरे में माँ बेटी दोनों की चारपाई तक नहीं बिछ पाती हैं। सिर्फ एक गद्दा नीचे बिछाकर लता देवी लेट जाती है। किसी तरह से अपने बहू बेटे के एहसान तले दबकर और बहू बेटे का अपमान सहकर अपने जीवन को काट रही है, क्योंकि पति की मृत्यु हो जाने के बाद ही बहू बेटे गांव आए और यह कहकर गांव का मकान बेच दिया कि अब आप लोग इधर गांव में रहकर क्या करेंगे, हमारे साथ शहर चलिए, हम सरस्वती का इलाज भी कराएंगे और आपको भी उधर अच्छे से रखेंगे। घर बिकवाने के लिए बेटे बहू ने बड़ी मीठी मीठी बातों की थी। मेरी बुढ़ापे पर देखभाल करने की बात कही थी और मेरी बेटी सरस्वती का बड़े अस्पताल में इलाज करने की भी बात कही थी। मैं भी अपने बेटे बहू के घर यही सोच कर आई थी कि गांव में मैं क्या करूंगी। अब तो मेरे पति भी नहीं रहे, कम से कम मेरा बेटा मुझे और मेरी विकलांग बेटी को सहारा दे रहा है, अपने साथ ले जा रहा है, यही बहुत है। लेकिन नियति का किसको पता था कि बहू बेटे के मन में क्या चल रहा था। जब तक गांव का घर नहीं बिका था तब तक बहू बेटे ने मुझे और मेरी बेटी को बहुत अच्छे से रखा, लेकिन जैसे ही गांव का घर बिक गया और पैसे बेटे के हाथ में आ गए, उसके बाद तो बहू बेटे के तेवर ही बदल गए थे। बेटा पढ़ने में होशियार था, भगवान के दया से उसकी अच्छी खासी नौकरी लग गई, पैसे भी खूब कमाता है, लेकिन अपने सारे पैसे अपनी पत्नी के ऊपर ही लुटाता है। कभी अपनी माँ को 4 पैसे नहीं देता, अपनी बहन की दवाइयों के लिए 4 पैसे खर्च नहीं करता। दर्द के मारे सरस्वती कराहती रहती है, लेकिन मजाल है कि बहू बेटे के हाथ से 100-200 रुपये भी निकल जाए। धीरे धीरे समय गुजरता है, लेकिन अब तो बहू को घर में बैठी हुई सास और नंद बोझ लगने लगी है। हालांकि बहू अपनी सास से घर के सारे काम करवाती हैं, पूरा दिन पलंग पर लेटी लेटी आराम करती हैं और लता देवी घर के झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ करती है और बहू अपने सास और ननद को सबसे बाद में खाने के लिए देती है। बाद में जो भी बच जाता है वह उन दोनों को खाने के लिए दिया जाता है। कभी कभी तो बासी खाना भी बहू माँ बेटी को खाने के लिए दे देती है और बेटा कुछ भी नहीं कहता है। एक दिन बहू लता देवी को 2 दिन का बासी खाना देकर चली गई। लता देवी ने रोटियों को देखा तो उनके अंदर फफूंदी लग गई थी। फफूंदी लगी हुई रोटी को देखकर सरस्वती कहती है, माँ आप वह रोटी मत खाओ, पूरा दिन घर का काम करती हो, भरपेट खाने को भी नहीं मिलता है, मैं तो आपकी सहायता से नहीं कर पाती हूँ, आप यह बासी खाना मुझे दे दो, मेरा तो नया शरीर है, मैं इसको हजम कर लूँगी, पर आपके बुढ़ापे के शरीर में यह बासी खाना नुकसान कर देगा। और अपने शरीर के विकलांगता पर सरस्वती आंसू बहाने लगती है कि माँ भाभी आप पर कितना अत्याचार करती हैं, इतना काम करवाती हैं, लेकिन मैं आपकी कोई सहायता भी नहीं कर पाती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी बस नर्क बन के रह गई है। मेरी जिंदगी से तो लगता है कि मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। लता देवी अपनी बेटी सरस्वती के मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, ना ना बेटा, ऐसी बात नहीं करते। एक तो तू ही तो मेरे जीने का सहारा है। तेरे पिता के जाने के बाद बहू बेटे कब पराये हो गए पता ही नहीं चला। अगर तू गई तो मैं तो इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाऊंगी।
तेरे लिए तो मैं कुछ भी करूँगी, तुम चिंता मत कर। माँ, मुझे भाई और भाभी का ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं होता है। काश मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर पाती जिससे आपको इस नर्क से निकाल पाती। छटपटाती हुई सरस्वती कहती है, क्योंकि सरस्वती से अपनी माँ की ऐसी हालत नहीं देखी जाती है। तभी उसकी भाभी आ गई। दोनों माँ बेटी को बात करते हुए देखती हैं तो गुस्से से तमतमाते हुए कहती है, बुढ़िया अपनी बेटी के साथ मिलकर मेरी बुराइयां कर रही है। चल, घर में कितने सारे काम पड़े हुए हैं, पहले इनको निपटा। और तुमसे अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहा था, कुछ काम मिला या नहीं मिला? जल्दी से सारे काम करने के बाद अपने लिए बाहर कुछ काम देखने जाओ, जिससे 4 पैसे कमाकर लाओ। बहू, मैं घर के सारे काम कर लिए हैं, बस थोड़े से बर्तन हैं। उसके बाद 2 रोटी खाकर काम ढूंढने के लिए निकल जाऊंगी। बहू, आज की 2 ताजी रोटी दे दो, क्योंकि तुमने जो बासी रोटियां दी वह तो खराब हो गई है। उनको खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी। ए बुढ़िया, रोटी खाने की क्या जरूरत है? पहले काम ढूंढ कर आ। अगर एक भी रोटी नहीं खाओगी तो मर थोड़ी न जाओगी। मैं तो कभी नहीं सुना कि बासी रोटी खाने से कोई मर गया है। अगर खानी है तो वही रोटी खा लो और चुपचाप से अपने लिए कुछ काम ढूंढने जाओ। हाँ, थोड़े से बर्तन भी पड़े हैं, उन बर्तनों को धुल कर जाना। बहू सरस्वती का हाथ पकड़कर बाहर दरवाजे की तरफ धक्का देते हुए कहती है, पूरे दिन कमरे में बैठी रहती हैं, यह झाड़ू पकड़ और बाहर वाले आंगन में झाड़ू लगा। अपनी बेटी को दरवाजे के पास गिरा हुआ देखकर लता देवी दौड़कर जाती है। देखते हैं तो सरस्वती के पैरों में जगह जगह खरोच पड़ गई हैं, जहां से खून निकलने लगा। लता देवी की आंखों में आंसू आ गए। सरस्वती अपनी माँ की आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहती है, माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। एक दिन समय बदलेगा। आज तो भाई भाभी आपको और मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, एक न एक दिन जरूर उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर सरस्वती पास में पड़ी झाड़ू को उठाकर आंगन में घसीटते हुए झाड़ू लगाने लगी। लता देवी आंखों में आंसू लिए घर के काम निपटाने के बाद अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकल गई। एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोच रही है कि वह ऐसा क्या काम करेगी जिससे पैसा कमा सके। लता देवी ने सोच लिया है, अब न कुछ जरूर करके रहेगी। अपने और बेटी के लिए उन्हें कुछ करना है। जिस दिन वह कुछ करने लगेगी उसी दिन अपनी बेटी को लेकर उस घर से निकल जाएगी, क्योंकि अब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अपनी बहू के अत्याचार को सहना बेटा तो कब का गूंगा हो गया था, कुछ कहता ही नहीं था। इसलिए लता देवी ने ठान लिया था यह कुछ न कुछ जरूर करके रहेगी, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। अगले ही पल लता देवी सोचने लगती है कि उन्हें घर के कामों के अलावा कुछ भी नहीं आता। अंगूठा छाप है, कोई उन्हें काम क्यों देगा। चलते चलते वह बाजार में पहुंच गई। बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं। तभी उनकी नज़र दर्जी की दुकान पर पड़ती है। उसकी दुकान पर बहुत सारी सिलाई मशीन लगी हुई है। सिलाई का काम हो रहा है। बहुत सारी औरतें उसके अंदर सिलाई का काम कर रही है। उसका बहुत बड़ा बुटीक है। दर्जी का दुकान के बाहर खड़ी हुई लता देवी सोचती है कि उन्हें सिलाई का काम तो आता है, उन्हें बहुत अच्छे सूट सिलने आते हैं। गांव में सभी औरतों के सूट और ब्लाउज वही सिलती थी, तो क्यों ना वह दर्जी की दुकान पर अपने लिए कोई काम मांग ले। शायद वह मुझ बुढ़िया पर दया खाकर कोई काम दे दे। दर्जी की दुकान के अंदर जाने पर दर्जी मास्टर पूछता है, क्या अम्मा जी कुछ चाहिए क्या आपको? हाँ बेटा, कुछ काम चाहिए। अगर तुम्हारे इधर कुछ काम हो तो मुझे दे दो। अरे अम्मा, तुम्हें क्या आता होगा, हमारे इधर तो नए नए लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं।
उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सिलाई सीखी हुई है। तुम इधर क्या काम करोगी? बेटा, मुझे भी ब्लाउज और सूट बहुत अच्छे से सिलने आते हैं। मैं अपने गांव में बहुत अच्छी सिलाई करती थी। सब मेरे पास ही अपने कपड़े लेकर आते थे। अच्छा माँ जी, अगर तुम्हें चाहिए तो पहले मुझे एक सूट और ब्लाउज सिलकर दिखाना होगा। अगर तुम्हारे काम में सफाई होगी तो मैं तुम्हारे जरूर काम दे दूंगा। दर्जी मास्टर लता देवी को 2 कपड़े देता है। 2 से 3 घंटे में लता देवी कपड़े सिलकर दर्जी मास्टर को दिखाती है। कपड़े इतनी सफाई से सिले थे कि दर्जी मास्टर अम्मा जी को काम दिए बिना रह ही नहीं पाए और कहते हैं, अम्मा जी, आपकी मेरे इधर आपकी नौकरी पक्की है। कल से आप समय से आ जाया करो। इसके लिए मैं आपको हर महीने 5000 दिया करूँगा। दर्जी मास्टर की बात सुनकर लता देवी खुशी से फूले नहीं समा रही है। उन्हें तो लग रहा है कि अब जब उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे तो वह अपनी बेटी की दवाइयाँ का खर्च आसानी से निकल पाएगी और बहू भी अब उन्हें परेशान नहीं करेगी। थकी हारी लता देवी शाम पर घर वापस आई और अपनी बेटी के पास देखने चली गई। देखा तो सरस्वती आराम से चारपाई पर सो रही है। घर में बहू बेटा कोई भी नहीं थे। शायद बाजार से कुछ सामान लेने गए होंगे। लता देवी सुबह सुबह बिना खाना खाए निकल गए थे। अब उन्हें बहुत जोरों की भूख लग रही थी। वह थाली में खाना परोसकर जैसे ही खाने के लिए बैठती है तभी उनकी बहू बाजार से आ जाती है। खाने की थाली को हटाते हुए कहती है, अब तुम्हें इस घर में खाने को तभी मिलेगा जब तुम इस घर में पैसे कमाकर दोगी। फोकट में तुम्हें खाने को नहीं दूंगी। बहुत दिनों से खिला रहे हैं, अब बस बहुत हुआ। यह बताओ तुम्हें नौकरी मिली या नहीं? बहू, सुबह से भूखी हूँ। सुबह भी खाना खाकर नहीं गई थी। खाना तो खाने दो, फिर आराम से सब कुछ तुम्हें बताऊंगी। नहीं, जब तक तुम्हें काम नहीं मिलेगा तब तक खाने को नहीं दूंगी। लता देवी अपनी साड़ी के पल्लू से 500 निकालकर बहू को दे देती हैं और कहती हैं, यह लो बहू, 500 रुपये मुझे नौकरी मिल गई है और यह 500 मुझे एडवांस में दिए हैं। अब कल से मैं पैसे कमाने के लिए चली जाया करूँगी। बहू बड़ा अचंभित होकर कहती है, अच्छा तुम्हें काम मिल गया? जरूर किसी ढाबे में या बर्तन धोने का मिल गया होगा या किसी दुकान में झाड़ू पोछा करने का, और इससे ज्यादा कुछ कर भी क्या सकती हो? आता ही क्या है तुम्हें? और हाँ, तुम यह मत सोचना कि घर से बाहर पैसे कमाने के लिए जा रही हो तो घर के सारे काम मैं करूँगी। घर से बाहर जाने से पहले घर के सारे काम करके जाना। झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। सुबह जल्दी उठ जाओ, टाइम से आकर फिर से सारे काम करना। खाने की थाली को सास की तरफ करते हुए बहू ने कहा और अपने कमरे में चली गई। भूखी प्यासी लता देवी थाली के खाने को जल्दी जल्दी खाने लगती है क्योंकि भूख के मारे उनकी दम निकल रही थी। थोड़ी देर में लता देवी की बेटी सरस्वती भी जाग गई। सरस्वती अपनी माँ को आवाज़ देती है। लता देवी खाना खाने के बाद बेटी के पास जाती है और उसके सर पर हाथ घुमाते हुए कहती है, बेटा, मुझे बाहर कुछ काम मिल गया है। अब मैं रोज काम पर जाया करूँगी। तुम अपना ख्याल रखना। घर पर जब कुछ पैसे कमा कर बहू को दूंगी तो वह हमसे अब गुस्सा नहीं करेगी। आराम से हम दोनों इस घर में रह पाएंगे। पर माँ, आपको काम क्या मिला है यह तो बताइए। सरस्वती, तुम्हें तो पता है जब मैं गांव में रहती थी तो सभी लोगों के कपड़े में ही सिलती थी क्योंकि गांव में तो टेलर होते ही नहीं हैं।
लेकिन मैं बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी। सब लोग मुझसे ही कपड़े सिलवाते थे। आज मेरी वही कला मेरे काम आ गई और एक दर्जी मास्टर ने मुझे अपनी दुकान पर काम के लिए रख लिया है और उसके लिए 500 एडवांस में भी दिए हैं। पूरे 5,000 महीने का देंगे। अच्छा माँ, यह तो बहुत अच्छा है। माँ, मैं भी तो आपसे सिलाई सीखी है, तो क्यों ना मैं भी आपके साथ सिलाई की दुकान पर चला करूँ, जिससे मैं भी आपकी सहायता कर सकूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा। आप चली जाती हैं तो पूरा दिन घर पर अकेली रहती हूँ। ना तो कोई मुझसे बात करता है और ना ही कोई मुझे देखता है। हाँ बेटा, बात तो तू सही कह रही है और सिलाई तो तुझे भी आती है, पर मैं तुझे इतनी दूर तक कैसे ले जाऊंगी। एक काम करते हैं बेटा, तेरे लिए एक व्हील चेयर खरीद लेते हैं, जिस पर बिठाकर मैं तुझे लेकर चला करूंगी और वापस भी ले आया करूंगी, और इधर चलकर तू सिलाई का काम कर लिया करना और तेरे मन भी लगा रहेगा। लेकिन माँ, व्हील चेयर खरीदने के लिए तो पैसे चाहिए। भाभी तो आपको पैसे देगी नहीं। बेटा, एक बार बहू से बात करके देखूंगी, हो सकता है वह पैसे दे दे। दूसरे दिन लता देवी अपनी बहू से सरस्वती की व्हील चेयर के लिए बात करती है, तो बहू कहती है, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली हूँ। जितने पैसे कमाकर लाओगी पूरे मेरे हाथ में रखना। बहू की बात सुनकर सरस्वती निराश हो गई, तो लता देवी उसे समझाते हुए कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, मैं किसी न किसी तरह से तेरे लिए व्हील चेयर का इंतजाम कर लूंगी। लता देवी 2 महीने तक सिलाई का काम करती है। हर महीने 5,000 अपनी बहू के हाथ में रख देती है। घर के सारे काम करती है। सिलाई के काम के साथ ही कभी कभी उन्हें उधर एक्स्ट्रा काम भी मिल जाता था, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते थे। और पिछला 1 महीने तो पूरे शादियों का सीजन था, जिसमें उन्हें बहुत सारे एक्स्ट्रा काम मिले थे, जिससे उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। उन पैसों से वह अपनी बेटी के लिए व्हील चेयर खरीद लेती है। व्हील चेयर देखकर बहुत चिल्लाते हुए कहती है, यह व्हील चेयर कहाँ से खरीदी, कहाँ से लाए इतने सारे पैसे? बहुत पैसे बर्बाद करती हो। व्हील चेयर खरीदने से पहले मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। लता देवी कहती है कि उसके मालिक ने उसकी बेटी के लिए दी है, जिससे वह भी सिलाई का काम जाकर कर सके। अब तो लता देवी अपनी बेटी सरस्वती को साथ लेकर जाने लगी। दोनों माँ बेटी खूब मेहनत से सिलाई का काम करती और उनका काम लोगों को बहुत पसंद आता। 6 महीने काम करने के बाद ही सिलाई मास्टर ने माँ बेटी दोनों के ही पैसे बढ़ाकर डबल कर दिए। अब दोनों को 10,000 रुपये मिलने लगे। बहू को जब पता चला कि दोनों के पैसे बढ़ गए हैं, तो वह दोनों के पैसों को छीनकर अपने पास रख लेती और कहती, ए बूढ़ी और एक विकलांग, तुम दोनों को पैसों की जरूरत ही क्या है? बेटा, हम दोनों माँ बेटी इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, घर का सारा काम करने के बाद सिलाई का काम करने जाते हैं और जितने भी पैसे कमा कर लाते हैं तुम अपने पास रख लेती हो। उसमें से कुछ पैसे तो मुझे दे दिया करो। ए बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे जुबान लड़ा रही है। तुम्हारा काम पैसे कमा कर लाना और मुझे देना है। घर के सारे काम करना है, न कि पैसों को अपने पास रखना। तेरी औकात पैसों को अपने पास रखने की नहीं, बस पूरा दिन काम करने की है, तो इन पैसों को नहीं संभाल पाएगी। तू ठहरी अनपढ़ गंवार, इन पैसों को संभालना क्या जाने। तेरी औकात घर की एक नौकरानी की जितनी है। घर के चुपचाप से काम कर और बाहर से जो भी पैसे कमाकर लाती है यह मुझे दे। और तुम्हें इस घर में रहने के लिए छत और खाना मिल रहा है, यह बहुत है। इससे ज्यादा तुम मुझसे इस घर के कुछ भी उम्मीद मत करना।
यह घर मेरा है और मेरे हिसाब से तुम्हें रहना पड़ेगा। सरस्वती को अपनी भाभी की यह सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह तो उस मौके की तलाश में थी जब उसके और माँ के हाथ में कुछ पैसे आए और वह भाई भाभी का घर हमेशा के लिए छोड़ दे। एक दिन लता देवी सरस्वती के साथ सिलाई सेंटर पर गई तो शाम को वापस ही नहीं आई। घर पर शाम को खाने की तैयारी करनी थी। इधर लता परेशान थी कि बुढ़िया अभी तक नहीं आई। घर के किचन में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। पूरा घर गंदा हो गया है, सफाई होनी है और अभी तक नहीं आई है। आने दो, आज दोनों की अच्छी तरह से खबर लूंगी। लेकिन शाम के 6 से रात के 10 बज गए, माँ बेटी घर ही नहीं आए। प्रिया को यह तो चिंता नहीं थी कि उसकी सास और नंद घर नहीं आई हैं, लेकिन उसकी चिंता यह थी कि घर के काम उसको करने पड़ेंगे। बाकी उसे अपनी सास ननद से कोई मतलब नहीं था। बहुत दिनों तक लता देवी और सरस्वती घर ही नहीं जाते हैं और इधर प्रिया भी उसे ढूंढने की जरूरत नहीं समझती। उनको लगता है अच्छा है घर से भला टल गई है, लेकिन फिर उसे कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी सास घर पर ही थी तो घर के सारे काम करती थी। उसे घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब उसे घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं, जिस वजह से बहुत चिड़चिड़ी हो रही है और अपनी सास पर बहुत गुस्सा कर रही है। साथ ही साथ उसे अपनी सास के पैसे भी बहुत प्यारी लगने लगे थे कि घर के काम करने के साथ साथ बुढ़िया पैसे भी कमाने लगी थी। उसकी अपाहिज बेटी भी पैसे कमाकर दे रही थी। अब दोनों ही अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। पैसे भी चले गए और साथ में घर के काम भी करने पड़ रहे हैं। पूरा साल कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन सरस्वती और उसकी माँ घर वापस नहीं आई। हफ्ते भर बाद करवा चौथ आने वाला था। एक दिन प्रिया न्यूज़पेपर को पढ़ रही थी, फिर न्यूज़पेपर के बीच में रखा हुआ एड का एक पेपर पढ़ती है तो अपने पति से कहती है, सुनो जी, अपने ही शहर में एक बहुत बड़ा साड़ियों का शोरूम खुला है जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ मिलती है। इस बार मुझे वहाँ लेकर चलो, अभी नया नया शुरू हुआ है, कुछ ऑफर भी लगे हुए हैं। इस शोरूम के बारे में मेरी एक सहेली भी बात बता रही थी, कह रही थी कि शोरूम पर एक बार जरूर जाना, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, सिले हुए भी मिलते हैं और बिना सिले हुए सूट भी मिलते हैं। मुझे तो सिले हुए कपड़े और करवा चौथ की साड़ी खरीदनी है। ठीक है डार्लिंग, तुम कहती हो तो कल ही चलते हैं। कल मेरे ऑफिस की छुट्टी भी है। दोनों अगले दिन दुकान पर जाने का प्लान बनाते हैं। अरे प्रिया, जल्दी करो, हमारे शहर में जो बड़ा शोरूम खुला है, आज तुम्हें करवा चौथ की साड़ी दिलाने के लिए उधर लेकर चलना है। जैसे ही प्रिया और उसका पति शोरूम के बाहर पहुंचते हैं तो शोरूम की बोर्ड पर लिखा नाम उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगता है। उस पर सरस्वती लता नाम लिखा हुआ है, लेकिन फिर सोचते हैं इस इतनी बड़ी दुनिया में सरस्वती लता बहुत सी हैं, कौन सी उसकी बुढ़िया सास ही है। शोरूम के अंदर बहुत सारे लोगों की भीड़ है। 8 से 10 लोग काम करने वाले हैं। एकदम चमचमाता हुआ शोरूम है। शोरूम को देखकर प्रिया की आंखें चौंधिया जाती हैं। प्रिया अपने कपड़ों को खरीदने लगती है। वाकई में बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन के कपड़े हैं और बहुत ही सुंदर तरीकों से सिल गए हैं। ऐसा लग रहा है किसी डिजाइनर ने कपड़े बनाए हो। यह तो रेडीमेड कपड़ों की बहुत ही अच्छा शोरूम ओपन हुआ है। अब तो मैं हमेशा ही इधर आया करूंगी, खुश होती हुई प्रिया कहती है। तभी प्रिया की नज़र अपनी सास पर पड़ी, जो कि उधर एक बहुत ही महंगी और घूमने वाली कुर्सी पर बैठी हुई है। पास में ही बड़ा सा पैसों का बॉक्स रखा है, जिसमें बहुत सारे पैसे भरे हुए हैं। अपनी सास को कुर्सी पर बैठा हुआ देखकर प्रिया अपने पति को कहती है,
देखो, तुम्हारी बूढ़ी माँ उधर दुकान के मालिक की कुर्सी पर बैठी हुई है। लगता है गले से पैसे चुराने के लिए बैठी है। आज इसको अच्छा सबक सिखाती हूँ। प्रिया अपनी सास के पास जाकर तेजी से हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्यों बुढ़िया, इतने दिनों से घर नहीं आई? इतने दिनों से कहाँ गायब थी? और तू ही तो किसी दुकान पर काम करती थी। क्या इसी दुकान पर काम करती है? कितने दिनों से बहुत सारा माल कमा लिया होगा। चल वह सारे पैसे निकाल। आज तेरे ही पैसों से मैं शॉपिंग करूंगी। और बताया भी नहीं कि इधर काम करती है। इधर तो तुझे बहुत पैसे मिलता होगा। चल बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, निकाल। तभी पास की ही कुर्सी पर बैठी हुई सरस्वती उठकर आई और अपनी भाभी का हाथ झटकाते हुए बोली, भाभी, माँ को हाथ भी मत लगाना, वरना मुझसे बूढ़ा कोई नहीं होगा। सरस्वती को ठीक से चलता हुआ देख प्रिया दंग रह गई और लंगड़ी लुल्ली तुम भी चलने लगी। तू कैसे चलने लगी? क्यों भाभी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पूरी जिंदगी विकलांग ही रहती? अरे तुम्हारे घर में रहती तो नौकरों की तरह जिंदगी काटती रहती। वह तो अच्छा हुआ कि उस दिन मैंने माँ से कहा कि माँ, जब हम दोनों पैसे कमाते हैं तो हम अपना आराम से क्यों नहीं रहेंगे। अब मुझे अपने पैसे भाभी को नहीं देने हैं। हमें जितने पैसे मिलते हैं उतने में हम आराम से अपना खर्च निकाल सकते हैं। और उसी दिन हम दोनों माँ बेटी ने तुम्हारे घर पर आने से मना कर दिया था और तुमने तो हमें बाद में ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। हम जिंदा भी हैं या मर गए। हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे कि हमने अपना इलाज भी करा लिया और अब मैं अपने पैरों पर भी धीरे धीरे चलने लगी हूँ। भगवान की दया से लोगों को हमारा काम इतना अधिक पसंद आया कि आज मैंने अपनी खुद की इतनी बड़ी दुकान खरीद डाली। हम दोनों माँ बेटी बहुत मेहनत से इसमें काम करते हैं। अब तुम हमें कमजोर या मजबूर समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और क्या कहा तुमने कि माँ की पैसे रखने की औकात नहीं है? तो देख लो, मेरी माँ आज पूरी दुकान की मालकिन है। दुकान का सारा पैसा मेरी माँ ही संभालती है। अगर अब तुम्हें मेरी माँ से कुछ कहा तो ईंट का जवाब पत्थर से खाओगी। चुपचाप से मेरी माँ का हाथ छोड़ दो। अपनी नंद सरस्वती की तेवर देख करके प्रिया शक पका गई और सबके सामने सरस्वती ने जिस तरह से डांटा, अब तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी सास से कुछ कह पाती। हालांकि इतनी बड़ी दुकान और पैसे देखकर उसके मन में लालच तो आया। वह अपनी सास के पास जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। आप मेरे साथ घर चलिए, अब मैं आपको आराम से रखूंगी, कभी कुछ नहीं कहूंगी और घर का काम भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आप घर चलो। तो लता देवी कहती हैं, कौन सा घर? वह घर मेरा नहीं है, मैंने अपना दूसरा घर खरीद लिया है। मैं और मेरी बेटी उधर बहुत आराम से रह रहे हैं। अब तुम अपने उस सरे से घर में रहो, मुझे उस घर में आने की जरूरत नहीं है। निकल जाओ मेरी दुकान से। प्रिया चुपचाप से उस दुकान से निकलकर दूसरी दुकान में चली गई। आज प्रिया अपनी सास ननद की तरक्की देखकर जली जा रही है। गुस्से में बिना साड़ी खरीदे ही घर चली गई। तो दोस्तों, हमें अपने घर में रहने वाले सभी सदस्यों को मान सम्मान देना चाहिए। किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। पता नहीं समय कब बदल जाए और वह व्यक्ति हमारे सामने इतना मजबूत बनकर खड़ा हो जाए कि हम पूरी जिंदगी ईर्ष्या से ही जलते कुड़ते रह जाएंगे। आपको ये कहानी सुनने में कैसा लगा दोस्तों? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।